हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसे कि हमने इस चैप्टर में काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है वो रह जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे इन्हांसमेंट किया जाए। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी कि पशुपालन के बारे में। आगे जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि कौन से टॉपिक हमारे पास आ गए हैं और एक बार जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अपनी कॉपी में आपको देखना है आपने किस किस टॉपिक के नोट्स बनाए हैं आपने, और साथ साथ में क्या करेंगे, जल्दी से रिवाइज करते रहेंगे। जैसे कि आपके पास कोई हेडिंग आती है तो आपको देखना है कि इस हेडिंग में आपने क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आया क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, ये इस हेडिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा। अब आपको जल्दी से देखना है, हेडिंग को रिवाइज करना है। चलिए, यहाँ से हमने एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट किया था, यानी कि पशुपालन हमने यहाँ पे देखा था, जिसमें सबसे पहले आपने कैटल फार्मिंग के बारे में बात की थी। ठीक है, कैटल के बारे में आपने समझा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग में आपने देखा कितने प्रकार के जो बर्ड्स होती हैं वो होती हैं। हम बात कर रहे थे फिश प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि मरीन फिशरीज के बारे में। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें समझी है एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया था। फिश कल्चर में हमने क्या कहा था, सिंपल सेम वही है, क्योंकि फिशेस को कल्चर करा के या फिशेस को हम क्या करेंगे, ग्रो करवा करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना फूड इनसे ऑब्टेन कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं। आप देखते हैं कि फिशेस को यहाँ पे खाया जाता है और भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे फिश ऑयल। आपने देखा होगा कि जो फिश ऑयल होते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे फिश से रिलेटेड यहाँ पे बने हुए हैं। हमने कहा कि यहाँ पर जो फिशेस हैं उन्हें हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये हुआ कि हमने डायरेक्ट हम गए, जो समुद्र था उसमें हमने क्या किया, वहां से डायरेक्ट हमने फिशेस को कैप्चर किया, मछलियों को पकड़ा और हमने वहां पे जो मछलियां थी उनका उपयोग किया। दूसरा ये था कि हम मछलियों का पालन करें, जैसे हम क्या कर रहे थे, पशुओं का पालन कर रहे थे, वैसे हम मछलियों का पालन करें। उनके लिए क्या करें अब, क्योंकि यहाँ पर जो मछली है वो क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जलीय जीव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने पॉन्ड बनाए, हो सकता है आपने पॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पर पॉन्ड में आपने कहा कि आप अलग अलग प्रकार के जो मछलियां हैं उन्हें ग्रो करवा रहे हैं। उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपने कहा कि आप अलग अलग प्रकार के फूड वहां पर उन्हें क्या कराएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। आपको देखना ये था कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फिश को आपने पकड़ करके अपने पॉन्ड में डाल दिया, यानी ऐसा नहीं है। बहुत सारी वैरायटी होती है फिशेस की और ऐसा नहीं है कि आप हर किसी वैरायटी को यहाँ पर ग्रो करवा सकते हैं साथ में। सेपरेटली अगर आप देखें तब तो आप करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक पॉन्ड में 3 से 4 अगर वैरायटी वहाँ पे ग्रो करवानी है तो आपने किसी भी वैरायटी को यहाँ पे कैप्चर किया और अपने पॉन्ड में वहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ता है कि जो फिश है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो बड़ी फिशेस होती हैं वो छोटी फिशेस को खा जाती है, तो ऐसा ना हो कि पॉन्ड में ही क्या हो, वहाँ पे कंपटीशन हो और जो बड़ी फिशेस हैं वो छोटी फिशेस को खा रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस उनकी जो फूड हैबिट है वो अलग होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा था कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं यहाँ पर सरफेस फीडर, कुछ होते हैं मिडल फीडर होते हैं और कुछ बॉटम फीडर होते हैं। कुछ क्या करते हैं, एल्गी या फिर काय को खाने वाले होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, पार्टीशन हुआ फूड हैबिट में, तो सब अपने अपने फूड में क्या है, वहाँ पे एंगेज है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का फूड, वहाँ पर एक ही प्रकार का भोजन उपलब्ध है और उसी के लिए वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन को कम करने के लिए हमने कहा हमें अलग अलग फूड हैबिट देखनी पड़ेंगी। फूड हैबिट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो मछलियां हैं उन प्रकार की मछलियों को वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉन्ड में ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं तब जब आप क्या कर रहे हैं, मछलियों का पालन कर रहे हैं। मरीन फिशरीज में आपने यहाँ पर बात की थी, एग्जाम्पल हमारे पास कुछ आए थे। चलिए, इनलैंड फिशरीज में आपने क्या बोला, फिशेस फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड, लैगोन्स एंड रिवर आर कैप्चर्ड, यानी कि जो मछलियां होती हैं वो इन जल निकायों में पाई जाती हैं। सेकंड हमने कहा द मेन सोर्स ऑफ इनलैंड फिशरीज इज फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। अगर हम देखें कि इनलैंड फिशरीज का जो मुख्य स्रोत है वो मीठा जल है और ब्रैकिश वाटर को हम खारा पानी नहीं कहेंगे। ब्रैकिश वाटर होता है मरीन और फ्रेश वाटर के बीच
पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बोला था ईट इज नॉट एट हाई इन दीज सोर्सेज हैंस अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस आर कैप्चर थ्रू एक्वाकल्चर। आपने बोला इन स्रोतों में जो उत्पादन है वो इतना अधिक नहीं होता, इसीलिए जलीय कृषि के माध्यम से बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ा जाता है। तो अब हम बात करेंगे एक्वाकल्चर के बारे में। एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक्वाकल्चर की बात अगर हम करें, हमने कहा इट इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग एक्वेटिक एनिमल्स अंडर कंट्रोल circumstances it is performed in both fresh water and saline water। ठीक है, आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, जो एक्वा कल्चर है, एक्वा का मतलब होता है पानी, कल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन, आप कल्चर करवा रहे हैं। हमने कहा पानी में जो जीव होते हैं, अगर हम एक्वा कल्चर कह रहे हैं इट मीन्स हम सभी जीवों की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जीव की बात नहीं कर रहे हैं। एक्वा कल्चर में हम सारे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैरी कल्चर क्या हुआ? हमने कहा मैरी कल्चर क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर। ये क्या है? एक्वाकल्चर का ब्रांच है। हैंस अ मेथड ऑफ फिश फार्मिंग अंडर कंट्रोल environment। Mariculture is often performed in the ocean, a particular section of the ocean or in the tanks that are filled with sea water। यहाँ पर एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर में हमने डिफरेंस ये देखा था कि एक्वाकल्चर में सारे जलीय जीव आते हैं। अब आप जानते हैं कि जल में सिर्फ फिशेस नहीं है, सिर्फ मछलियां ही नहीं पाई जाती हैं, जल में और भी क्रिएचर पाए जाते हैं। हमने कहा हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, आपने कहा जो वेल होती है वहां तक काफी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे हम अमीबा की भी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है। और हम यहाँ पर ब्लू वेल की बात भी करें, शार्क की बात भी हम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े यहाँ पे क्रिएचर्स हमारे पास आते हैं। तो एक्वाकल्चर में सारे ही ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं। अगर हम मैरीकल्चर की बात करें तो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फिशेस के बारे में, यानी कि मछलियों के बारे में बात की जा रही है। अब हमने बात की यहाँ पर कंपोजिट फिश कल्चर, जिसमें हमने कहा कि जो पैडी के जो फील्ड होते हैं उन्हीं में हम क्या करते हैं, वहां पर साथ साथ में मछलियां भी ग्रो करवाते हैं। यहीं पर आपको बताया जाता है कि आप अलग अलग प्रकार की जो फिश है उन्हें एक ही स्थान पे क्या करवा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा इन अ कंपोजिट फिश कल्चर फिशेस आर ग्रोन अलोंग विद राइस क्रॉप इन द पैडी फील्ड। क्लियर है? सेकंड हमने कहा इन दिस मेथड अ कॉम्बिनेशन of 5 to 6 local as well as foreign fishes is grown in a single pond। हमने कहा एक सिंगल पॉन्ड में हम 5 से 6 अलग अलग क्या जो वैरायटी हैं उन्हें क्या करा रहे हैं, वहां पे ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा सच स्पीशीज आर सेलेक्टेड बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट फूड हैबिट। हमने कहा ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो फिशेज हैं, यहाँ पे आपने जो अलग अलग जो स्पीशीज को यहाँ पे लिया है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी रैंडम स्पीशीज को लिया और अपने पॉन्ड में ऐड कर दिया। हमने कहा हम देखेंगे कि फूड हैबिट अलग अलग इनकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो फिशेज है वो आपस में ही क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, या आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। फूड हैबिट अलग होनी चाहिए जिससे कि कंपटीशन यहाँ पे कम हो, इजीली जो है वो फिशेज वहाँ पे ग्रो हो सके और सारी ही स्पीशीज इक्वली वहाँ पे क्या करें, जो प्रोडक्शन है वो दे सके। आपने कहा कुछ ऐसे होती है जो सरफेस फीडर होती है, जो सरफेस यानी कि ऊपर पर जो रहती हैं वहां से अपना भोजन लेती है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर जो एक्वेरियम होते हैं। एक्वेरियम में आप कभी नोटिस करना, अगर बहुत बड़ा एक्वेरियम है और काफी सारी वैरायटी, काफी सारी जो स्पीशीज है वहाँ पे इंक्लूड अगर होती हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि जैसे खाना आप डालते हैं तो कुछ कैसे होते हैं, सरफेस पे आ जाती हैं फीड करने के लिए, कुछ मिडिल में रहती है। तो आपने कहा कुछ कैसे होते हैं, सरफेस फीडर है, कुछ मिडिल जोन फीडर है और कुछ बॉटम फीडर है। कुछ क्या करेंगे, बॉटम से ही अपना भोजन लेंगे। अब क्योंकि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर कंपटीशन नहीं रहता है। एज अ रिजल्ट द फिश यील्ड इन द पॉन्ड इंक्रीज। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो फिशेस का जो डेवलपमेंट है वो इजीली यहाँ पर हो सकेगा, अच्छे से यहाँ पर हो सकेगा। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। फिशेस का जो कल्चर है, फिशरीज आपने यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी कीपिंग की। मधुमक्खी पालन आपने सुना होगा, इनफैक्ट आपने किया भी होगा। आपने नहीं किया होगा तो आपके घरों में किसी ने किया होगा, आपके गांव में किसी ने किया होगा, आपके नोन में किसी ने किया होगा। अब यहाँ पर जो गांव होते हैं वहां पर जो मधुमक्खी पालन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि पालन भी नहीं करना पड़ता था मधुमक्खियों का, मधुमक्खी खुद ही अपना छत्ता बना लेती थी और अब वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो हनी है उसे एक्सट्रैक्ट करना है वहां से। ठीक है,
इसी के साथ आप देख सकते हैं कि अगर कोई मधुमक्खी पालन करता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी एरिया में करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 2 छत्ते होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे क्या होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में शहद होता है। मधुमक्खी पालन ऑब्वियसली बात है मधुमक्खी के लिए क्या शहद के लिए किया जाता है और शहद का जो उपयोग है वो काफ़ी सारी जगह होता है, जैसे कि आप खाने में आप जानते हैं, यानी कि न्यूट्रिटिव वैल्यू तो है, आपको पोषण तो मिलेगा शहद से। दूसरा आपने कहा कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि कभी कट फट जाता है या किसी कीड़े ने अगर काट दिया है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, शहद लगाते हैं। तो जो शहद है उसके अपने औषधीय गुण भी होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व भी इनसे हमें मिलते हैं। तो हमने कहा कि दोनों काम यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। अब ये ऐसे टॉपिक है कि आप खुद भी इनके बारे में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आप चीजें लिखेंगे, आप इनके बारे में खुद भी लिख सकते हैं। हमने कहा बी फार्मिंग इज परफॉर्म्ड इन बी फार्म और एपरीज। आपने बोला मधुमक्खी पालन मधुमक्खी फार्मों या फिर मधुमक्खी पालन गृहों में किया जाता है। मैनी फार्म्स परफॉर्म बी कीपिंग as a mean of generating additional income because आपने बोला कि कई किसान अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के साधन के रूप में मधुमक्खी का पालन करते हैं। क्यों? आपने बोला कि यहाँ पर मधुमक्खी भी एक स्रोत है कि जहाँ से हम फूड को भी ले सकते हैं तो हमारी इनकम भी हो रही है, ठीक है। अब ऐसा हम सभी चीजों में देख रहे थे, चाहे आपने कहा कि आप फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो वहां पे भी आपने कहा आप अनाज अपने लिए भी उगाएंगे, तो आप अनाज को क्या करेंगे, सेल भी करेंगे, यानी कि आपकी इनकम भी होगी। पशुपालन में भी हमने जितनी भी एनिमल्स देखे, आपने देखा हमारे पास गाय है, अगर हमारी गाय अच्छा दूध देती तो हम अपने लिए भी यूज करते हैं, हम दूध को बेचते भी हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, आपने अपने लिए भी प्रोडक्शन किया और आपको इनकम भी मिली है। तो सेम यही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं मधुमक्खी पालन में, क्योंकि हमने कहा कि शहद के जो वैल्यू हैं वो काफी सारी हैं, यानी कि शहद के काफी सारे उपयोग हमारे पास आते हैं। जैसे हमने कहा हनी इज द वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट, जो शहद एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला उत्पाद है। आपने कहा एक प्राकृतिक क्या है ये, अगर हम बात करें आपको सजेस्ट किया जाता है कि चीनी के बजाय अगर हम यहाँ पे गुड़ का यूज करें या शहद का यूज करें तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि क्या है कि नेचुरल शुगर हमारे पास आ रही है, ठीक है। सेकंड हमने कहा बी फार्मिंग इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव। आपने कहा मधुमक्खी पालन बहुत महंगा नहीं होता है, आपको सिंपली जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, आपको कुछ इस प्रकार के क्या बनाने हैं मधुमक्खियों के लिए, जो आर्टिफिशियल छत्ते आप कह सकते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा अगर नेचुरली, तो ये एक पेड़ की शाखा है, ठीक है, और यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता इस प्रकार से बन जाता है। या फिर आपने घर देखा होगा कि जो हमारे घर के कॉर्नर्स होते हैं, जैसे वॉल है, वॉल के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर भी छत्ता बन जाता है। तो ये तो क्या है, नेचुरली बन रहे हैं कि वहां पर जो मधुमक्खियां हैं वो अपना छत्ता पहले बना रही हैं, उसके बाद वो शहद को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, उन्हें आर्टिफिशियली आप उन्हें छत्ते प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे बॉक्सेस आप बना देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉक्स आपको बनाने हैं, मधुमक्खियां आएंगी वहां पर और शहद को कलेक्ट करेंगी, इतना ही होता है, शहद को इकट्ठा करेंगे वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको सिंपली देखना है कि जब यहाँ पर जो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो शहद से भर गया है, अब आपको शहद को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपने क्या एक्सपेंसिव नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लेबर आपको चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े स्केल में भी शहद का उत्पादन कर रहे हैं तो कुछ ही आपको क्या चाहिए होंगे, यहाँ पे वर्कर चाहिए होंगे, और जिससे कि आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा वर्कर नहीं चाहिए, कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कॉस्ट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। जैसे अभी तक हमने कहा, चाहे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, आप क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे, आप यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में आपने कहा कि कैटल फार्मिंग है या फिश फार्मिंग है या पोल्ट्री फार्मिंग है, इन सभी में आपने कहा कि लागत भी आती है, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा मेंटेनेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा दे ऑल्सो जनरेट अ वैक्स अलॉन्ग विद हनी। आपने कहा शहद के साथ साथ यहाँ पे मोम का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये एक रीजन है कि यहाँ पर क्योंकि आपको इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है यहाँ पर, इसीलिए क्या किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए, अब आपके पास आता है बी यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड हनी प्रोडक्शन। एपिस कैरेना इंडिका, ये है इंडियन बी होती है, डॉर्सेटा है, ये है रॉक बी है, फ्लोरी है, ये है क्या है, लिटिल बी आपके पास आती है, एंड मेलिफेरा है, ये इटालियन वैरायटी ऑफ बी हमारे पास आती है। इनमें से आप कुछ एग्जाम्पल याद कर लेंगे, जैसे कि ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे रॉक बी आ गया है,
इंडियन बी आ गया है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं और याद कर देने। कभी कभी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक बार इन नामों को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। कास्ट इन हनी बी। अब मधुमक्खियां जो होती हैं, हनी बी जो होती हैं, उनमें क्या होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। कास्ट इन द सेंस कि यहाँ पर काम के अकॉर्डिंग या फिर जो उनकी लाइफ साइकिल होती है उनमें उनके रोल के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपके पास आते हैं, एक तो क्वीन बी आती है, ठीक है, एक ड्रोन बी आती है, एक नहीं आती है, ड्रोन बीज बहुत सारी होती हैं, और वर्कर बीज आती हैं। यहाँ पर जैसे एक छत्ता है, एक छत्ते में सिर्फ एक ऐसी फीमेल होगी जो होगी क्वीन बी, वो सिर्फ एक ही होती है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत सारी होती हैं। क्वीन के अलावा जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो होंगी ड्रोन बीज। इसके अलावा आते हैं यहाँ पर वर्कर बीज, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो आते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे कि क्वीन बीज में हमने कहा, क्वीन बी का जो फंक्शन होता है, क्वीन सिर्फ यहाँ पे क्वीन बी ही फर्टाइल होती है, इनके अलावा और जो फीमेल्स होती हैं वो फर्टाइल यहाँ पर नहीं होती हैं। क्लियर है? क्वीन बी में क्या होगा, जो क्वीन बी होगी वही यहाँ पर जो हनी जो बीज हैं उन्हें प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा हमने अगर ड्रोन बीज की हम बात करें, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। आपने कहा द हनी बीज बिल्ड अ नेस्ट विच इज कॉल्ड एज अ बी हाइव। A hive contains almost 10,000 to 60,000 bees. The bees live together in a colony and divide themselves into 3 different castes. आपने कहा मधुमक्खियां एक घोंसला बनाती हैं, घोंसला नहीं कहेंगे, उसे छत्ता कहेंगे, ठीक है। चलिए, हमने कहा मधुमक्खियां एक छत्ता बनाती हैं, जिसमें मधुमक्खी, जिसे हम मधुमक्खी का क्या कहते हैं, छत्ता कहते हैं। एक छत्ते में लगभग 10,000 से 60,000 मधुमक्खियां हो सकती हैं, ठीक है। अब आप आइडिया लगा लीजिए, 10,000 से 60,000 तक। किसी में 10 भी हो सकती है, कोई छोटा घोंसला है, कोई बहुत बड़ा घोंसला यानी कि छत्ता, कोई छोटा छत्ता है तो 10,000 भी हो सकती हैं, कोई बड़ा छत्ता है तो आपने कहा 60,000 तक की भी इनकी संख्या हो सकती है। मधुमक्खियां कॉलोनी में एक साथ रहती हैं और खुद को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्या करती हैं, डिवाइड करती है। क्वीन बी आती है, क्वीन बी हमारी क्या होगी, फर्टाइल होगी। फर्टाइल का मतलब है सिर्फ क्वीन बी ही यहाँ पे क्या कर सकती है, नए जो बीज होते हैं, नई जो मधुमक्खियां हैं उनको प्रोड्यूस कर सकेगी, यानी कि रिप्रोडक्शन सिर्फ यही करेगी। फीमेल की बात हो रही है, फीमेल में सिर्फ रिप्रोडक्शन यही करेगी। तो आपने कहा क्वीन बी द फर्टाइल फंक्शनल फीमेल of all the queen bee of all is the queen bee. It is the supreme bee in the colony. आपने कहा क्वीन बी ही सिर्फ एक ऐसी बी है, सिर्फ एक ऐसी मधुमक्खी होगी। आपने कहा यहाँ पे जो छत्ता होता है उसमें 10 से 60,000 की संख्या हो सकती है, इनमें सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है, यानी कि एक ही ऐसी मधुमक्खी होगी जो क्या करेगी, नए जो ऑफस्प्रिंग हैं उन्हें बनाएगी, यानी कि नई मधुमक्खियों को बनाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन सिर्फ इसी में होगा, फीमेल में। अब यहाँ पर क्या होता है, जब तक ये क्वीन बी रहेगी तब तक कोई दूसरी क्वीन बी नहीं बनती है। जब इस क्वीन बी की डेथ हो जाएगी उसके बाद कोई फीमेल क्या बनेगी, क्वीन बी बनेगी। सेकेंड कैटेगरी आती है ड्रोन बीज। आपने कहा दे आर द स्मॉलर मेल बीज ऑफ द कॉलोनी। यहाँ पर क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में और मेल होते हैं। देयर मेन टास्क इज टू मेंटेन द हाइव। यहाँ पर जो ड्रोन बी होंगे वो मेल होते हैं, इनके जो संख्या होती है वो कम भी होती है और इनका जो साइज है वो भी छोटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वर्कर बीज, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कहा इनमें आती हैं फीमेल, एक तो फीमेल ये है और जो अदर फीमेल होंगी वो यहाँ आएंगी। हमने कहा दे आर द स्मॉलेस्ट इन साइज बट द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द हाइव। आपने कहा ये साइज में बहुत छोटी होती हैं लेकिन सबसे एक्टिव मेंबर होती हैं। यहाँ पर इनका फंक्शन क्या है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज कलेक्टिंग पॉलन एंड नेक्टर, कंस्ट्रक्टिंग द कॉम एंड क्लीनिंग द सेल्स ऑफ द हाइव। अब देखिए कि 3 अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी आती है। हमने कहा रानी मधुमक्खी होगी, सभी में से सबसे क्या होती है, उपजाऊ होती है। उपजाऊ का मतलब है कि सिर्फ इसी में रिप्रोडक्शन होगा, बाकी में नहीं होगा। क्यों नहीं होता आगे हम बात करेंगे। कार्यात्मक जो मादा रानी मधुमक्खी होती है, यह कॉलोनी की सर्वोच्च मधुमक्खी है, यानी कि ये क्या होगी, क्योंकि यही क्या कर रही है, नए बीज का, नई मधुमक्खियों का क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, तो ये सबसे मेन होती है। फिर आती है ड्रोन मधुमक्खियां। ये कॉलोनी की छोटी नर मधुमक्खियां होती हैं, यानी कि मेल इनमें आएंगे ड्रोन में।
इनका मुख्य कार्य छत्ते की देखभाल करना होता है। और फिर आती है श्रमिक मधुमक्खियां। ये आकार में सबसे छोटी होती है लेकिन छत्ते की सबसे सक्रिय सदस्य होती हैं। वे विभिन्न कार्य करते हैं जैसे कि पराग और अमृत इकट्ठा करना, छत्ते का निर्माण करना, छत्ते की कोशिकाओं की सफाई करना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो इनका होता है। यानी कि मेन फंक्शन होगा जो यहाँ पर क्वीन बी होती है, जो क्या करेगी, नए मधुमक्खियों का उत्पादन करेगी। इसके बाद सेकंड जो होती हैं वो होती हैं यहाँ पे वर्कर बीज, जो क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम जो काम होता है वो इन्हीं का होता है। अब होता क्या है यहाँ पर, हम अगर देखें कि यहाँ पर होता है फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार होता है। यहाँ पर जो एक बार होगा प्लस सिर्फ एक ही जो ऐसा जो मेल जो बी होती है वो एक ही होगी यहाँ पर, जो क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगी। तो एक बार जैसे कि रिप्रोडक्शन हुआ, उसमें क्या हुआ, जो मेल था उसने फीमेल में जो गैमेट है, गैमेट को रिलीज किया। तो यहाँ पर क्वीन बी क्या करेगी, गैमेट जैसे हो गया, आपने कहा कि जैसे गैमेट का फ्यूजन हुआ, सिर्फ एक बार फ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पर जो क्वीन बी है वो गैमेट्स को स्टोर कर देगी, मेल गैमेट को स्टोर कर देगी, और टाइम टू टाइम वहाँ पर क्या आता है, फिर आपने कहा फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, और इसी प्रकार से नए जो ऑफस्प्रिंग है वो बनते रहेंगे। यानी कि रिप्रोडक्शन तो एक बार हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो युग्मक है, जो गैमेट्स है, उनका स्टोरेज यहाँ पे कर रखा है, तो उनको स्टोर किया गया। तो आपने कहा टाइम टू टाइम फर्टिलाइजेशन होगा और टाइम टू टाइम नए जो हनी बी हैं वो वहाँ पर बनते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद मेल का कोई फंक्शन नहीं होता है, जो मेल यहाँ पर होते हैं उनका फिर कोई फंक्शन नहीं रह जाता, क्योंकि मेजर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्कर बीज कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे, आपने कहा यहाँ पर ये जो शहद इकट्ठा करने का काम इन्हीं का होता है, आपने कहा छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और जो छत्ते की सफाई या क्लीनिंग है उसका काम भी इन्हीं का होता है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जो मधुमक्खियां होती हैं उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एक बार तीनों कैटेगरीज को आप नोट कीजिए। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के बारे में मधुमक्खियों की। अब हम बात करते हैं वाई इटालियन बीज आर पॉपुलर इन बी फार्मिंग। इटालियन बीज जो है वो बी फार्मिंग में पॉपुलर है, लेकिन क्यों है, कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहा दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हनी। सबसे पहले तो हमने कहा पॉपुलर वही होगा जैसे कि हमें ज्यादा उत्पादन मिल रहा होगा। जैसे कि हमने कहा कोई यहाँ पे क्या है, वेराइटी है, क्रॉप वेराइटी है, और वो क्रॉप वैरायटी बहुत पॉपुलर है, तो या तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है या फिर उससे हमें उत्पादन अच्छा मिल रहा है। जैसे कि आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, गोल्डन राइस जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए आपने सुना होगा कि वो क्या है, पॉपुलर है राइस की वैरायटी में। सेम वैसे ही हमने कहा जो इटालियन बीज होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर जो शहद है, शहद का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। दे डू नॉट स्टिंग मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिंग नहीं करते। द ब्रीडिंग पीरियड इन इटालियन बीज इज लॉन्ग। आपने कहा ब्रीडिंग पीरियड इनमें लॉन्ग होता है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे प्रोडक्शन चलता रहता है। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ हनी। अब आपने कहा कुछ ऐसे कारक हैं जो कि शहद की क्वालिटी को क्या करेंगे, यहाँ पे निर्धारित करते हैं। तो क्या वो कारक होते हैं जो शहद की गुणवत्ता को निर्धारित करेंगे। आपने कहा along with the choice of selection of the bee species। आपने कहा सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक जो बी स्पीशीज है, अच्छी बी स्पीशीज को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उन मधुमक्खियों का हमें चूज करना पड़ेगा जो क्या है, अच्छी हैं, गुणवत्ता में भी अच्छी हैं, और आपने कहा कि उत्पादन में भी अच्छी हैं। द फ्लावर्स डिसाइड द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेस्ट ऑफ द हनी प्रोडक्शन। अब आपने कहा सेकंड हमारे पास आता है फ्लावर, कि किस फ्लावर से नेक्टर को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि शहद की क्वालिटी कैसी होगी, शहद की क्वांटिटी कितनी होगी, और शहद का टेस्ट कैसा होगा। तो कभी कभी होता है कि आपने देखा होगा कि स्लाइटली चेंज होता है, कि कोई शहद टेस्ट में हल्का सा उनमें डिफरेंस पाया जाता है, क्वांटिटी में तो डिफरेंस पाया ही जाएगा। ये डिपेंड करता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लावर, इनके फूल के प्रकार पर। देयर शुड बी ऑल्सो बी इनफ pasturage or availability of flower to the bees so that they can collect enough nectar and pollen। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्टर को कलेक्ट किया जा रहा है वो फ्लावर से किया जा रहा है, तो फूल की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर मधुमक्खियों के लिए होनी चाहिए। तो आपने कहा मधुमक्खी पालन में जो इटालियन मधुमक्खी है वो क्यों यहाँ पे लोकप्रिय है, इसके क्या रीजन हमने देखे थे, बड़ी मात्रा में शहद का उत्पादन करते हैं,
ज्यादा चुभते नहीं है, ठीक है। इटालियन मधुमक्खियों का प्रजनन काल लंबा होता है। नेक्स्ट हमने कहा शहद की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो मधुमक्खी की प्रजाति के चयन के साथ साथ फूल उत्पादित शहद की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद भी तय करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा मधुमक्खियों के लिए पर्याप्त चारागाह या फूलों की उपलब्धता भी होनी चाहिए ताकि वह पर्याप्त रस और पराग एकत्रित कर सके। तो इजी है चीजें, एक बार आप लोग रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक इसमें जाता है और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर के जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चैप्टर आपका बहुत लेंदी है, ये चैप्टर आपने देखा होगा कि काफी सारे हमारे इसके लेक्चर्स हो गए हैं, लेकिन चैप्टर इजी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेंदी है लेकिन इजी है, एक बार आपको रीड करना है और अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हें यहाँ पे कवर करना है। एक बार पढ़ लिए यहाँ पर कि शहद की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले वो कौन से कारक होते हैं, या इटालियन जो बी है वो क्यों यहाँ पे पॉपुलर है, दोनों हेडिंग्स को पढ़िए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम कुछ क्वेश्चंस को देखें तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है यूजिंग फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर अगर फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है फार्मिंग में तो वो किसका एग्जाम्पल आपने कहा, नो कॉस्ट प्रोडक्शन है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन है, या नन ऑफ दीज है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा जब हमने कहा था कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, हमने कहा नो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है जिसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है, हमें कोई भी अपना पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है। सेकेंड आता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें हमने कहा कि कुछ पैसे हम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं। और एक आता है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत लार्ज स्केल पे फार्मिंग की जाती है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो फर्टिलाइजर्स है यहाँ पर वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट है, नो कॉस्ट है, हाई कॉस्ट है एंड नन ऑफ दीज है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर चूज कीजिए। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो हमने कहा कि सबसे पहले तो ये समझिए कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो समझिए फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। हमने कहा फर्टिलाइजर्स होते हैं कुछ केमिकल्स जिनका जो फॉर्मेशन होता है आर्टिफिशियली किया जाता है यहाँ पर। अब आप समझ रहे केमिकल्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन है वो आर्टिफिशियली किया जा रहा होगा, तो किस कैटेगरी में आएंगे। क्या कोई कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगेगी, कॉस्ट तो लगेगी क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं उन्हें। तो क्या होगा, लो कॉस्ट होगा। तो अपने का लो कॉस्ट में तो हमने देखा था कि जब हम खेती कर रहे हैं अपने घरों में तो हो सकता है कि आपने क्या किया यहाँ पर, जैसे ट्रैक्टर आपने बाहर से आपने क्या किया, आपने खेत को जोताया तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैसे देने पड़े या रेंट देना पड़ा, या हो सकता है कि आपने कुछ जो यहाँ पे वर्कर थे उन्हें आपने लगाया तो वहां पर कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर एक्सपेंसिव होते तो हमने कहा ये आते हैं हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन आएगा क्योंकि केमिकल्स है और आप बाहर से परचेज कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ सेकंड जो क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर एग्जाम्पल ऑफ। किसके एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या दोनों हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि मैक्रो भी है और माइक्रो भी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। हमने डिस्कस किया था यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की थी, 16 जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनमें कुछ मैक्रो थे कुछ माइक्रो थे। मैक्रो यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा मात्रा में है और माइक्रो जिनकी रिक्वायरमेंट कम मात्रा में होती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये आता है होमवर्क में। एक बार देखिए कि तीनों चीजें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम किस कैटेगरी में आते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अपना जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में पूरा करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।